अब देखिए हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ से, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रीडिंग ऑफ मीटर स्केल। और ये मीटर स्केल लकड़ी का नहीं होना चाहिए, मेटल का हो, तभी ये डिस्कशन का फायदा है, क्योंकि लकड़ी का एक्सपेंशन तो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि पुअर कंडक्टर होता है हीट का। तो ये मेटल का है, तब हम बात कर रहे हैं मेटल स्केल है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आइडिया देना चाह रहा था, मान लो ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये वुडन स्टिक है, लकड़ी की स्टिक है, और मान लो इसकी लंबाई आप नापना चाहते हैं, और इसकी लंबाई नापने के लिए आपने एक मेटल का स्केल ये वाला रखा। पहले आप समझ लो, फिर तो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप तुरंत कर पाओगे। अभी मान लो ये मेटल के स्केल में ये एक कोई निशान था, यहाँ पे मार्क था, और मान लो ये मार्क 9 का है, तो इससे पहले यहाँ 8 का मार्क होगा, यहाँ 10 का मार्क होगा, ठीक है। ये मेटल स्केल है। तो अभी इस लकड़ी की जो लंबाई आ रही है वो 9 आ रही है, सपोज करो ये 9 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये सेंटीमीटर में रीडिंग है। आप मुझे बताइए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये लकड़ी में तो कोई खास एक्सपेंशन नहीं होगा, लेकिन मेटल स्केल में एक्सपेंशन होगा। तो आप मुझे बताइए ये कौन सा वाला डिवीजन आगे बढ़ के गया, 8 वाला, यानी एंड ये वाला, लकड़ी का नाम इसका स्टिक का ए बी रख देते हैं, तो बी पॉइंट के क्लोज जो जाएगा वो 8 जाएगा कि 10 जाएगा, बी एंड के क्लोज 8। बोलो भाई। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो मेटल स्केल है 8। ये एक्सपेंड कर जाएगा कि नहीं, और अगर ये यस सर। एक्सपेंड करेगा तो मैं ये कह सकता हूँ जो खाने थे, ये 9 तो आगे खिसक गया होगा यार, 8 यहाँ आ गया होगा, 10 और आगे आ गया होगा, जब टेम्परेचर को आपने टी कर दिया, एंड विच इज मोर देन टी नॉट। तो आप देखिए अब जो रीडिंग पहले 9 आ रही थी, अब वो रीडिंग 8 पॉइंट समथिंग आएगी, 8 पॉइंट समथिंग आएगी। तो रीडिंग कम हो गई कि ज्यादा हो गई, बताओ। कम। कम हो गई। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, और अगर सोचो, अगर टेम्परेचर को मैं बढ़ाता नहीं, लेट ये टेम्परेचर है T1, अगर टेम्परेचर को T2 कर दूं और T2 की वैल्यू T नॉट से कम है, तो ये मेटल स्केल श्रिंक करता कि नहीं करता? यस सर। और अगर ये श्रिंक करता तो मुझे बताइए एंड बी के क्लोज जो आ जाता, कौन सा खाना आ जाता? 10। 10। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, ऐसी सिचुएशन में रीडिंग स्केल ज्यादा बताता कि नहीं? ज्यादा होता। तो मैं ये कह सकता हूँ, इससे ये कंक्लूजन निकला, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेटल स्केल विल रीड, क्या लिखूं, लेस के मोर? बताइए। लेस। यस। अभी ऊपर फिगर से मैंने समझा दिया, मेटल स्केल विल रीड, मोर आएगा इस केस पे और इस केस में आ जाएगा लेस। तो एक फॉर्मूला है जिससे आप सही रीडिंग निकाल सकते हैं। अब आपका मेटल स्केल को एक्सपेंड करने से रोक नहीं सकते, तो हम ट्रू रीडिंग, तो ट्रू रीडिंग अगर आपको चाहिए तो एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से आप दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रू रीडिंग, ये आपका स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी,
ये अल्फा इसका टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, दोनों सिचुएशन में वैलिड है, बस आपको डेल्टा टी को ध्यान से रखना है। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। और यहाँ पर वेयर अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मेटल ऑफ स्केल। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर रीडिंग टेम्परेचर हमने बढ़ाया, ध्यान से सुनो, अगर टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फाइनल माइनस इनिशियल जैसे ऊपर फिगर से देखो, ये T1 माइनस T0, T1 माइनस T0, तो डेल्टा टी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नहीं, बोला करो यार। यस सर, डेल्टा टी आएगी। फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, पॉजिटिव आएगा। और ये वैल्यू फिर एक से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। और स्केल रीडिंग इस केस में जब टेम्परेचर बढ़ाया था तो स्केल रीडिंग कम आई थी, तो ये वैल्यू हो गई कम और ये हो गई ज्यादा, तो दोनों का मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो ट्रू रीडिंग मिलती है। इसको डिराइव भी किया जा सकता है बट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। दूसरी सिचुएशन ये है कि टेम्परेचर को कम कर दिया तो T2 फाइनल टेम्परेचर माइनस T0 करेंगे तो डेल्टा टी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? डेल्टा टी नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है ये अपने आप माइनस हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप माइनस आ जाएगा। तो ये वैल्यू फिर जो ब्रैकेट में है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये कम आएगी कि ज्यादा आएगी? ये कम हो गई। और इस केस में जो रीडिंग आती थी जब टेम्परेचर को डाउन करते थे तो रीडिंग क्या आती थी, ज्यादा। तो ये स्केल रीडिंग ज्यादा थी और इसको मल्टीप्लाई किया कम से, अपने आप कर लेगा साइन एडजस्ट, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो एक वैल्यू ज्यादा और ये वाली कम, तो फिर आपको क्या मिल जाएगी, ट्रू रीडिंग मिल जाएगी। कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो आपको ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले से आप ट्रू रीडिंग निकाल सकते हो। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। अब इसमें दो चीजें और मुझे बतानी, एक एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, बढ़िया एग्जाम्पल, और एक एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ये एक केस और मुझे बताना है, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। इसमें भी कभी कभी कोई क्वेश्चन मिल जाते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप इसको पहले नोट कर लो। तो उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होगा, हमारी क्लास भी आज फिर हम रोकेंगे। अगली क्लास में कैलोरीमेट्री में पढ़ाऊंगा। नोट कर लिया होगा आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में इस तरह का क्वेश्चन आया था, हूबहू यही नहीं लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। बहुत बढ़िया सवाल मैं आपको दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन मैं अभी यहाँ इसलिए करा रहा हूँ, वैसे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे भी यूज होगा बट आप टारगेट के स्टूडेंट हैं तो आपने ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल गैस is expanding, an ideal gas is expanding according to relation Pt square equals constant। ठीक है, अब ये मैंने कहा ना, आप टारगेट के स्टूडेंट हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि ये जो चीजें मैंने Pt square equals constant लिखा है ये हम आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। बट आप पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वगैरह के फॉर्मूले वगैरह सब जानते हो। अब 11th के बच्चे को पता है तो उसकी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं ये सीक्वेंस मेरा पढ़ाने का यही होता है, थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ाता हूँ। अब उस बच्चे को 11th के बच्चे को नहीं आता होगा तो उसको अभी ये एग्जाम्पल कराने का कोई फायदा नहीं, बट आप कर सकते हैं। तो एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन Pt स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी गामा बताना है आपको।
टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कह सकते हैं आप। फाइंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस, यानी गामा बताना है। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी गामा बताना है। अब देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए आपको पहले गामा होता क्या है ये पता होना चाहिए, और वो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, पर आपका ध्यान उस तरफ नहीं गया होगा। देखो मैंने लिखाया था, अच्छा सवाल है, IIT के लेवल का है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, और आपको याद होगा मैंने पीछे लिखाया था डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी। आप चाहो तो नोट चेक कर लो। गामा की वैल्यू लिखाई थी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह से मैंने अल्फा और बीटा के लिए भी लिखाया था, याद आया कुछ? गामा की वैल्यू डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी, यानी गामा अगर मुझे चाहिए तो मुझे डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी चाहिए, मुझे डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी चाहिए। ये मिल जाएगा तो वही गामा होगा। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है पीटी स्क्वायर कांस्टेंट दिया है। अब ये पीटी स्क्वायर कांस्टेंट के रिलेशन को अगर वीटी में ले आए, वी वॉल्यूम और टी में ले आए, तो वहां से ये डेल्टा वी अपॉन वी नॉट डेल्टा टी मिलने के चांसेस है। अब वो कैसे निकाला जाएगा? तो उसे निकालने के लिए देखो पीटी स्क्वायर, अब ये इसीलिए मैंने कहा ना, आप टारगेट के बच्चे हैं तो आपको पता है कि हम कैसे ला सकते हैं। एक फॉर्मूला आइडियल गैस के लिए हमेशा एप्लीकेबल होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और मुझे वी और टी में रिलेशन चाहिए, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में पी की वैल्यू निकाल के एनआरटी अपॉन वी, और ये पी की वैल्यू इसमें रख दूंगा, पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहाँ से ये वैल्यू को अगर हम रख देते हैं तो ये आ जाएगा एनआरटी अपॉन वी इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी की पावर 3 अपॉन वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि एनआर कांस्टेंट है और उसको मैं दूसरी साइड में ले गया कांस्टेंट अपॉन एनआर, सो दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। तो यहाँ से आप समझो वी प्रोपोर्शनल हो गया किसके भैया? वी प्रोपोर्शनल हो गया किसके? टी क्यू के। बोलिए। यस सर। और अब आप समझ गए होंगे कि अब हम क्या क्या करेंगे, एरर वाले तरीके से या कर लो। तो भैया फ्रैक्शनल एरर जब निकालते थे, याद आया कुछ? डेल्टा वी अपॉन वी 3 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, क्या बोलते हो? ये, और यही गामा है कि नहीं? यस सर। किसी को कोई डाउट आया हो तो बताइए। अगली बार इस तरह का कोई भी सवाल अगर आएगा तो आप कर लोगे। बस वहां अंतर ये हो सकता है कि जरूरी नहीं वहां पीटी स्क्वायर कांस्टेंट कहे, वो पीटी कांस्टेंट भी कह सकता है, पीवी स्क्वायर कांस्टेंट भी कह सकता है। तो आपको करना कैसे होगा, अप्रोच पता लग गई, और अप्रोच के लिए आपको गामा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो मैं आपको शुरुआत में बता। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, हूबहू पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट ही पूछा जाएगा, डिफरेंट इक्वेशन आ सकती है, लेकिन कैसे उसको मॉडिफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं इस केस में जब आपको ये कंडीशन दी है पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस केस में यहाँ पे ये नोटिस करने की बात है कि गामा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, गामा टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, पर इस केस में पीटी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो क्या पता वहां पे ऐसा भी लिखा आ जाए ऑप्शन में ABCD में कि ये ना पूछे कि फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस, वो कहेगा द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस, और नीचे ऑप्शन देगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ABCD इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और चौथा लिख देगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का स्क्वायर, इस तरह से दे देगा। तो अब वो आंसर तभी कर पाओगे जब आप इस रिलेशन को फाइंड कर पाओगे। जनरल परसेप्शन हमारा ये होता है, जिस बच्चे को कुछ नहीं आएगा वो गामा कांस्टेंट टिक कर आएगा, क्योंकि उसको लगता है गामा तो कांस्टेंट ही होता है, थोड़ा बहुत पढ़ा है कहीं, बहुत अच्छी कोचिंग नहीं करी है, तो वो सोचेगा गामा तो कांस्टेंट ही होता है, तो गामा को कांस्टेंट ही। लेकिन ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, आप देख सकते हैं इस तरह का प्रोसेस है। तो गामा की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, और कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है,
तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है और वो है एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर। और जाहिर सी बात है कंटेनर मेटल का ही होगा कोई ना कोई, क्योंकि अब लकड़ी के कंटेनर में गर्म तो करोगे नहीं, है ना, क्योंकि कंडक्ट होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम कंटेनर में किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है वो आप फिगर से समझिए। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगर कोई आए तो इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैं बता रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे नीचे ये बर्नर लगा दिया हमने और इससे हम इसको गर्म कर रहे हैं और इसमें ये एक लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। तो देखो लिक्विड तक हीट पहुंचने से पहले, लिक्विड से हीट पहुंचने से पहले कंटेनर में हीट जाएगी और कंटेनर गर्म होगा। तो शुरुआत में कंटेनर गर्म होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन है लेट ए, तो उससे थोड़ा सा लिक्विड का लेवल नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे गया? क्योंकि कंटेनर एक्सपेंड किया होगा पहले, और कंटेनर एक्सपेंड करेगा तो लिक्विड का लेवल थोड़ा नीचे जाएगा, कंटेनर थोड़ा बड़ा हो गया। अब कंटेनर जितना गर्म होना था हो लिया, क्योंकि एक समय के बाद स्टेडी स्टेट आ जाती है, उससे ज्यादा तो गर्म हो नहीं सकता। बर्नर एक कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहा है, कंटेनर भी एक टेम्परेचर से पहुंच गया, तो जितनी हीट ले रहा होगा कंटेनर उतना रेडिएट भी कर रहा होगा, तो उसका टेम्परेचर जाके कांस्टेंट हो जाएगा, तो उससे ज्यादा और एक्सपेंड नहीं करेगा। अब लिक्विड की बारी आई, लिक्विड एक्सपेंड करेगा। अब आप देखिए मेटल का कंटेनर है और मेटल सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड का एक्सपेंशन कम होता है लिक्विड से यूजुअली यूजुअली। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि लिक्विड जो एक्सपेंड करेगा, और अगर ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो ये जो बी है यहां से ए तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसके साथ साथ और थोड़ा ऊपर तक निकल जाएगा और ये सी पॉइंट तक पहुंच जाएगा। पहले किस लेवल पे था भाई? पहले किस लेवल पे था? ए पे। और अब पहुंच गया सी पे। तो देखने वालों को ऐसा लगेगा कि ये एक्सपेंड जो किया है वो केवल ए से सी तक किया है, क्योंकि पहले ए पर था और अब सी पर है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ए ये से बी, बी बी से से सी सी। तक एक्सपेंड किया है। तो इसका जो रियल एक्सपेंशन है लिक्विड का, ये रियल एक्सपेंशन है बी टू सी। और जो दिखाई दे रहा है या जो लग रहा है उसे हम कहते हैं, आभास हो रहा है, एपरेंट एक्सपेंशन। ये एपरेंट एक्सपेंशन है ए टू सी, ठीक है। और ये एपरेंट इसलिए है क्योंकि कंटेनर भी एक्सपेंड किया है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि जो बीसी है, ये बीसी को हम ए बी प्लस ए सी कह सकते हैं। इस बीसी को मैं कह रहा हूं रियल एक्सपेंशन। देखिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे, लेकिन इससे वेल प्रूवन फैक्ट और कैलकुलेशन डेरिवेशन वगैरह सब करने के बाद ही रिजल्ट आते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो रियल एक्सपेंशन, और ए बी जो था वो किसका था? कंटेनर का। ये था एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर प्लस ए सी, दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन। तो हम ये कह सकते हैं कि एपरेंट एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा रियल एक्सपेंशन, अच्छा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है, ध्यान रहे, और ये एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड है। तो एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर। हम प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन
इसमें अगर इसके वॉल्यूम से रिलेट किया जाए तो इसी चीज को हम गामा के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और गामा एपरेंट एक्सपेंशन के लिए गामा ए है, रियल के लिए गामा आर है, और कंटेनर का गामा सी है। ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि अगर एपरेंट एक्सपेंशन लिक्विड का होता नहीं है, लेकिन एपरेंट एक्सपेंशन अगर हमें निकालना हो तो गामा रियल जो लिक्विड का होगा माइनस गामा कंटेनर, तो आपको गामा एपरेंट मिल जाएगा। गामा एपरेंट मिल जाएगा। कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, कभी कभी हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है। और एक चीज, अब होता क्या है कि गामा जो कंटेनर का है, कंटेनर सॉलिड है और सॉलिड के लिए अल्फा बीटा गामा तीनों डिफाइंड होते हैं। तो गामा कंटेनर को 3 टाइम्स अल्फा कंटेनर भी कह सकते हैं। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो 3 टाइम्स अल्फा, यानी आप चाहो तो इसे गामा रियल माइनस 3 टाइम्स अल्फा सी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है ना, यही कई बार पूछ लिया जाता है, यही फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। मैं एक एग्जांपल भी कराऊंगा, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी लिखा पा सकते हैं कि आपसे अल्फा सी पूछ लेगा कंटेनर का, बाकी एपरेंट और ये सब दे रखा होगा, तो आप गामा रियल गामा एपरेंट अपॉन 3 करके कंटेनर का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बता सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इसको आप नोट करिए, ये जो भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, ये फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फॉर्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैं इसमें एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और उसके साथ ही आज की क्लास को एंड करेंगे। आप नोट कर लीजिए, अगर कुछ रह गया हो आगे पीछे तो वो मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक एग्जांपल इस चैप्टर का आखिरी। A vessel is filled with liquid up to the brim। ब्रिम का मतलब है बिल्कुल किनारों तक भर रखा है, BRIM, अप टू द ब्रिम, लबालब कह सकते हो, ऊपर किनारों तक भरा हुआ है। ठीक है, when when it is heated, when it is heated by 80 degree centigrade, the volume expelled, volume expelled is 1/100 of the volume still remaining, still remaining in the vessel, still remaining in the vessel। Find the coefficient of, find the coefficient of apparent expansion of the liquid। लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन बताना है। एपरेंट एक्सपेंशन का मतलब है कि कंटेनर एक्सपेंड नहीं हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। जैसे इसको क्वेश्चन को आप लिख लेना, मैं पीछे जरा एक फिगर को इसको दिखा रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ लो। एक्चुअल में ये हुआ कि ए से बी गया पहले,
और फिर बी से सी गया, बी से सी गया। देखने वालों को ये लगा कि ये ए से सी ही गया, ए से सी गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है अगर कंटेनर एक्सपेंड ना करे, कंटेनर एक्सपेंड ना करे, तो इसी को एपरेंट, जो ये जो है ये वाला, ये एपरेंट ही तो है, एपरेंट ही तो है ये। एक्चुअल में तो नीचे से गया था पूरा, वो रियल ही था ये वाला। बट एपरेंट के लिए हम ये कह सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि एपरेंट एक्सपेंशन वो एक्सपेंशन है जो होता, जो होता अगर कंटेनर एक्सपेंड नहीं करता, अगर कंटेनर एक्सपेंड नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं इस केस में कि, और कहा एक क्वेश्चन में कि ऊपर तक भरा हुआ था। ये कंटेनर है और ये कंटेनर बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था। मान लो कंटेनर बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं किया, तो मैंने कहा ना, अगर कंटेनर बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं करता है तो जो एक्सपेंशन आता है वो एपरेंट ही तो होता है। या मैं कहूंगा एपरेंट एक्सपेंशन वो है जब बिल्कुल भी कंटेनर एक्सपेंड ना करे, तो रियल और वो बराबर आ जाएंगे। तो आप मान लीजिए ये लिक्विड इसमें इतना ऊपर तक राइज कर, मान, और ये जो राइज किया होगा इतना ही तो फैल गया होगा या बाहर निकल गया होगा। तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर वी नॉट है और हमने मान लिया कि ये बिल्कुल भी एक्सपेंड नहीं किया कंटेनर, लेकिन लिक्विड तो करेगा ना, तो लिक्विड के लिए नया वॉल्यूम वी हो गया जो कभी वी नॉट होता था, और यहाँ पर जो 1 प्लस गामा एपरेंट आएगा, गामा एपरेंट, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया कि ये ए से बी गया था और बी से फिर सी गया था रियल में, लेकिन एपरेंट में ऐसा लगेगा कि ए से सी गया, यानी हम कंटेनर के एक्सपेंशन को ऐसा मान लेते हैं कंटेनर एक्सपेंड नहीं किया तो इतना आता। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पूरा भरा हुआ था और भरने के बाद इसमें जो ओवरशूट कर गया इतना एक्स्ट्रा, वही बाहर फैल गया होगा। तो ये कह रहा है कि जो वेसल में बचा था उसका 1/100 निकल गया, 1/100 निकल गया, यानी कि v माइनस डेल्टा वी नॉट अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। अच्छा, ये जो आया है डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, यही तो 1/100 है। बचे हुए का तो कंटेनर का वॉल्यूम तो फिक्स रहा, तो कंटेनर का वॉल्यूम तो वही है वी नॉट, और जो इसमें से बाहर निकल गया वो बचे हुए का 1/100 है, यानी यही वैल्यू 1/100 है। एंड दिस इज इक्वल टू गामा एपरेंट डेल्टा टी। तो गामा एपरेंट और ये 1/100 और डेल्टा टी की वैल्यू 80 दी है क्वेश्चन में। तो ये आ गया आपका 1/8000 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और चाहो तो इसको थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10/5/4 यानी 1.25। ये 10/8 इंटू 10⁻⁻⁴, 5/4 यानी 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। मेरी तरफ से आज की क्लास यही खत्म होगी।